हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सहायक लेखाकार की यह हमारी 5वीं क्लास होगी और इसमें हम प्रबंधीय लेखांकन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी क्लासें इसके पहले की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम 2021 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगातार क्लासें आ रही हैं। इसके अलावा जो यह क्लासें हैं इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ वहाँ पर शेयर किए जा चुके हैं अभी तक के। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप डाउनलोड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है। देखिए, आप चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आपको यहाँ पर आंसर वाला ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी, बूथ ए और बी दोनों से, ठीक है। प्रबंधीय लेखांकन संबंध रखता है ए और बी दोनों से। ऑप्शन ए मात्रात्मक सूचनाओं से, ऑप्शन बी गुणात्मक सूचनाओं से। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। छोटी सी चर्चा करते हैं। प्रबंध लेखांकन का संबंध मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं से होता है, ये तो हमारा हो ही गया। प्रबंधीय लेखांकन में सूचनाओं की उपयोगिता पर अधिक जोर दिया जाता है, कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और अधिक सूचनाएं सापेक्ष जो अधिक सूचनाएं प्रबंधीय लेखांकन में सूचनाओं की उपयोगिता पर अधिक जोर दिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अधिक सूचनाएं सापेक्ष तथा विषयगत रूप में होती हैं। प्रबंधनीय जो लेखांकन है, लेखा की जो विधि की महत्वपूर्ण प्रकृति, एक नेचर यह भी है कि यह प्रबंध को विभिन्न महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है, मतलब उन्हें अवेलेबल उपलब्ध कराता है, लेकिन निर्णय नहीं, क्योंकि निर्णय तो इन सूचनाओं के आधार पर प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निर्णय कौन लेता है? मैनेजमेंट लेती है इन जो इन्फॉर्मेशंस के बेस पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ लंबा सा चौड़ा सा प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए गए हैं। मैं प्रश्न नंबर 2 को हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, आप इसको दोनों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक बार जूम कम करके आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से प्रश्न है। और देखिए, अगर हम इसको देखें तो हिंदी वाले सेक्शन को ले लेते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल विल बी, मतलब दिया गया है कितना? नगद राशि 10,000, देनदार 20,000, प्राप्त विपत्र 5,000, प्लांट 5,000, लेनदार 15,000, शुद्ध कार्यशील पूंजी होगी। कितनी होगी यह हमें बताना है, ठीक है। कितनी होगी यह हमको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा यह हमको बताना है, ठीक है। देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो यह प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 20,000, ठीक है। शुद्ध कार्यशील पूंजी 20,000 होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर इस प्रश्न की हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखिए होगा क्या। तो जो हमारी इसका अगर हम देखें तो नेट वर्किंग कैपिटल लगभग क्या होता है? तो नेट वर्किंग कैपिटल या टोटल करेंट एसेट बराबर क्या? नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होगा? टोटल करेंट एसेट माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा, मैं लिख तो ज़्यादा नहीं पाऊंगा, बोल दे रहा हूँ, कैश प्लस डेबिटर प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है, और माइनस क्रेडिटर। तो अगर कैश देखें हम तो कितना है? 10,000 है, ठीक है। और इसके बाद हमारा देनदार कितने हो जाएंगे? यह हो जाएंगे 20,000, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो बिल जो रिसीव्ड हुए हैं वो कितने हैं? 5,000, ठीक है। और प्राप्त विपत्र, और फिर इसके बाद जो हमारा लेनदार है, क्रेडिटर है, वो कितना है? वो 15,000 है। तो अगर हम इसको, तो यह क्या हो जाएगा? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह कितना हो जाएगा? देखिए, अगर टोटल इन तीनों को अगर आप जोड़ दें, करना क्या है? इन तीनों में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। यही इसका है, ठीक है। जो मेन इसका होगा तो शुद्ध कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल जो है, नेट वर्किंग कैपिटल, वो इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगी। तो अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 35,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है।
20,000 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा 20,000। तो इसको इस तरीके से निकालना है। दोबारा से मैं चर्चा कर रहा हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है नगद राशि प्लस देनदार प्लस प्राप्त विपत्र माइनस लेनदार, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनकी यह चर्चा कर रहा हूँ। देखिए सकल कार्यशील पूंजी का अर्थ है क्या, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी, ठीक है, कुल चालू संपत्तियां, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी चर्चा थोड़ी सी करें तो इस प्रश्न की जो मैं फैक्ट आपको बताऊंगा उनको आप याद रखिएगा। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो संस्था के क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। कभी भी जो कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होती है वह क्या होती है, वह कार्यशील वह पूंजी होती है जो संस्था के क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी दो तरह की होती है। फर्स्ट सकल कार्यशील पूंजी जो कुल चालू संपत्तियों के योग के बराबर होती है। दूसरी शुद्ध कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो कुल चालू संपत्तियों में से क्या, कुल चालू दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, देखिए कीमत स्तरों में परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध है। किससे है लेखांकन का संबंध, तो ऑप्शन डी स्फीति लेखांकन से है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इससे संबंध है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब कीमत स्तरों में परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध स्फीति लेखांकन से तो है, लेकिन मुद्रास्फीति लेखांकन में उच्च मुद्रास्फीति तथा अतिवृद्धि की उपस्थिति में ऐतिहासिक लागत लेखांकन से उत्पन्न समस्याओं को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए लेखांकन मॉडल की एक श्रृंखला शामिल है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 5 है, थोड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, ठीक है, कूट और कारण वाला है। देखिए 5 का इंग्लिश में यह है, मैं हिंदी में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न काफ़ी बड़े हो जाते हैं दोनों में रखने पे। तो देखिए ये वाला पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 का, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अपर्याप्त कार्यशील पूंजी का परिणाम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका अगर हम देखें तो सही कूट जो इसका है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आप देख लीजिए 1, 3 और 4, ठीक है। तो देखिए पहला परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन, पहला कूट क्या है, 1, 3, 4 सही है। परिवर्तन के अनुरूप ढलने में विफलता, व्यापारिक एवं नगद छूटों की उपलब्धता में कमी, विक्रय मात्रा में कमी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, परिवर्तन के अनुरूप ढलने में विफलता, व्यापारिक एवं नगद छूटों की उपलब्धता में कमी एवं विक्रय मात्रा में कमी इत्यादि का संयोजन अपर्याप्त कार्यशील पूंजी का परिणाम हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर कूट बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित लेन देन का अध्ययन करें। तो निम्नलिखित लेन देन का अध्ययन करें तो हमें क्या बताना है इसमें, देखिए यहाँ पर हमें एक कूट टाइप का नीचे से बताना है, कौन सा, देखिए इस तरीके से है, देखिए ये है प्रश्न, दिख रहा होगा आपको। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित लेन देन का अध्ययन करें। अल्पकालिक ऋणों का लेना, नकदी देकर वस्तुओं को खरीदना, शेयरों के रूप में बोनस की अदायगी, कच्चे माल की बजाय शेयर जारी करना। तो देखिए निधियों का प्रवाह होगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ फंड्स इज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है किससे किस तरह से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी, केवल डी या केवल डी, ठीक है, मतलब केवल डी, ठीक है, यहाँ पर सही होगा। कच्चे माल की बजाय शेयर जारी करना, ठीक है। तो देखते हैं, कोष प्रवाह तब होता है बच्चों कभी भी, ठीक है, जो फंड फ्लो ऑफ फंड तब होता है जब कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन हो, अर्थात उसमें बढ़ोतरी हो। दिए गए सभी विकल्प जो हैं इनमें क्या है, कार्यशील पूंजी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि विकल्प डी में कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग होता है कहाँ पर, तो प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग होता है ऑप्शन बी ऐच्छिक, ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है, ऐच्छिक है, मतलब प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग ऐच्छिक मीन्स हो गया ऑप्शनल है, ठीक है। ये ध्यान रखेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अर्थात एक व्यावसायिक संस्था में प्रबंधकीय लेखांकन या लेख विधि के अनुसार लेखा करना किसी भी विधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, बल्कि एक प्रबंधक
अपनी कुशलता की जांच के लिए प्रबंधीय लेखांकन का प्रयोग करता है। अतः ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा, देखिए प्रबंधन लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं, कैसे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिपूरक प्रकृति के होते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी छोटी चर्चा करें तो प्रबंधीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में एक दूसरे के परिपूरक प्रकृति के हैं। चूँकि लागत लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों के आधार पर एक प्रबंधक क्या करता है, प्रबंधकी व लेखांकन के विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण एवं निर्वचन करता है, इसे आप जानते होंगे। तत्पश्चात इन निष्कर्षों का प्रयोग करके लागत लेखांकन में कुल लागत व प्रति इकाई लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ बच्चों, इस चर्चा को ज़रूर से, अगर आपने पहले से याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नों के ही माध्यम से। देखिए और बहुत इम्पोर्टेंट वह जो वहाँ पर हमने उसका एनालिसिस किया है वह बहुत इम्पोर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशाब्दिक। ठीक है, अशाब्दिक मतलब सामान्यतः क्या होता है ना, प्रवाह के वर्गीकरण का आशय वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण की विधि से है। प्रवाहों के वर्गीकरण के लिए लंबवत, क्षैतिज एवं आरेखीय विभाजन को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? तो प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्णयन लेखांकन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए छोटा सा इसका भी चर्चा कर लेते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? कभी भी ध्यान रखिएगा, निर्णयन लेखांकन भी है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है। एक प्रबंधकीय लेखांकन के विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करके वित्तीय व लागत लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना होता है। ठीक है, मतलब यह इसका क्या करता है? प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है प्रबंधकीय लेखांकन जो है। ठीक है, इसके विभिन्न जो यंत्र हैं, टूल्स का प्रयोग करके वित्तीय व लागत लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। तत्पश्चात प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर व्यवसाय के उत्तरोत्तर विकास हेतु निर्णय लेता है, जिसके कारण इसे निर्णयन लेखांकन भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, निर्णयन लेखांकन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, निर्माण करें या खरीदें के निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित स्थिर लागत। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण करें या खरीदें निर्णय में अपरिवर्तित स्थिर लागत का ध्यान नहीं रखा जाता। अनचेंज्ड जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। अपरिवर्तित स्थिर लागत का आशय उस लागत की राशि से है जिस पर उत्पादन की मात्रा के घटने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन मात्रा के घटने या बढ़ने पर भी वह स्थिर रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। इसलिए अतिरिक्त जो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु उसका निर्माण किया जाए या क्रय किया जाए, इसके निर्णय में अपरिवर्तित स्थिर लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, व्यवसाय का अर्थ है। तो व्यवसाय का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, उद्योग एवं वाणिज्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह तो बहुत आसान सी चर्चा हो गई, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं जिनकी मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। देखिए लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य व्यवसाय कहलाता है, कभी भी हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्यवसाय को दो भागों उद्योग तथा वाणिज्य में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात वाणिज्य को व्यापार एवं व्यापार से संबंधित क्रियाओं के अंतर्गत बांटा जाता है। ठीक है, तो मैं छोटा सा इसके एक चार्ट आपको देना चाहूँगा। अगर मतलब कोई प्रश्न पूछा भी जाए व्यवसाय से संबंधित तो आपका छूटे ना उस चार्ट के माध्यम से, मैं यह कोशिश करूँगा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा। ठीक है, तो
मतलब व्यापार क्या किया जाता है, वाणिज्य को व्यापार एवं व्यापार से संबंधित क्रियाओं के अंतर्गत बांटा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले ऊपर व्यवसाय लिख लें तो व्यवसाय को 2 भागों में बांटा जाता है, मैं लिखूंगा नहीं, आप देखिएगा। पहला उद्योग, दूसरा क्या हो जाएगा, वाणिज्य। उद्योग तो ठीक हो गया डायरेक्ट, वाणिज्य को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग हो जाएंगे इसके, तो वाणिज्य को फिर से 2 भाग में बांटा जाता है, व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाएं। ठीक है, वो व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं में बांटा जाता है। व्यापार से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, भंडारण, परिवहन। अब व्यापार तो रह गया, अब व्यापार से संबंधित क्रियाओं को भी 4 भागों में बांटा जाता है। जो ये व्यापार से संबंधित क्रियाएं हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, पहला भाग है भंडारण, दूसरा है परिवहन, तीसरा है विपणन, चौथा है संदेश वाहन। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम चर्चा करें, प्रबंधन की लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी से संबंधित है। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन का उदय, क्या जन्म कब हुआ था या वह कब बॉर्न हुआ, प्रबंधन के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न हेतु करने हुआ था। प्रबंधकीय लेखांकन जो हमारा है, लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं लिपिबद्ध करता है। क्या करता है, यह प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करता है, मतलब उन्हें शो करता है, उन्हें लिपिबद्ध करता है, साथ ही लागत आंकड़ों को भी लिपिबद्ध करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपको यह तीनों ही विकल्प याद होने चाहिए, अलग अलग रूप में यह प्रश्न के रूप में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर नहीं लूँगा जो ऑप्शन से प्रश्न बन रहे हैं, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑप्शन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है किसे, जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है इसके रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गत्यात्मक विश्लेषण को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण करने के लिए क्षैतिज विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे गत्यात्मक विश्लेषण या डायनामिक एनालिसिस इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस विधि के अंतर्गत एक से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, आपको निम्नलिखित मदें दी गई हैं। आपको निम्नलिखित मदें दी गई हैं, देनदार, प्राप्त विपत्र, विनियोग, अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज। तो तरलता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है। तो देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह पूछा है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी बी डी ए। ठीक है, आप इसको देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए सामान्यतः संपत्तियों के तरलता का आशय उसे नगद रूप में परिवर्तनीयता की अवधि से होता है। नगद रूप में परिवर्तनीयता की जो अवधि से होता है, अर्थात जो संपत्ति जितने ही कम समय में नगद रूप में परिवर्तित की जा सकती है वह उतनी ही तरलता पूर्ण होती है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में हम अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या तरलता क्रम किस रूप में हो जाएगा। सबसे पहले इसका मतलब इसका जो तरलता का इस प्रकार जो विकल्प है इनमें क्या हो जाएगा, तरलता क्रम किस रूप में होगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर अधिक तरल। ठीक है, अधिक तरल वाले ले लेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विनियोग आ जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या आ जाएगा, विनियोग के बाद प्राप्त विपत्र। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर चर्चा करें लास्ट में, नहीं इसके बाद अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज। उसके बाद आखिर में क्या आ जाएगा, देनदार। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। और लास्ट में यहाँ पर कम तरलता वाले आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। देखिए इसमें मैं आपको सही कूट सीधे बताने वाला हूँ। सही कूट क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी इसका सही कूट हो जाएगा। प्रश्न आपने जरूर पढ़ लिया होगा, तो मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ ऑप्शन बी की। ठीक है, 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कूट आपको पढ़ने हैं, मैं एक बार 2 और 4 को ही पढ़ रहा हूँ। देखिए व्यापार लेखा बनाकर लाभ निश्चित करने के लिए स्टॉक मूल्यांकन करना आवश्यक है। चौथा, गार्नर बनाम मरे मामले का संबंध साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर हिसाब किताब तय करने से है। ठीक है, तो ये सही हैं, बाकी गलत हैं। देखते हैं इसकी और छोटी सी मैं चर्चा आपको करता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए।
इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद हो जाएं। देखिए, एक व्यावसायिक संस्था को व्यापार लेखा बनाकर लाभ निश्चित करने के लिए स्टॉक मूल्यांकन करना आवश्यक है, यह हम जानते ही हैं। ठीक है, यह हमारा फैक्ट था दूसरा। अब दूसरा देखिए, वर्ष 1903 में इंग्लैंड में न्यायाधीश जायस थे, जो जायस नाम था उनका, द्वारा किए गए निर्णय में गार्नर बनाम मरे के मामले का संबंध साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर हिसाब किताब तय करने से था। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, प्रबंधकीय लेखांकन है। तो प्रबंधकीय लेखांकन है तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेखांकन सूचना का प्रस्तुतिकरण। प्रबंधकीय लेखांकन मुख्यतः लेखांकन सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित होता है। इस लेखांकन विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात प्रबंध की दृष्टि में महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसे प्रेषित किया जाता है, जो भावी नीति निर्माण में सहायक है। तो आप देखिए, इसको समझ गए होंगे क्या? मैं इस लेखांकन विधि के अंतर्गत क्या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसे प्रेषित किया जाता है, जो भावी नीति निर्माण में सहायक होती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा सा प्रश्न हमारा आने वाला है। ठीक है, और मैं देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, और मैं सीधे ऑप्शन की तरफ को जाऊँगा, आंसर की तरफ को। आप सभी ऑप्शंस को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सत्य कथन नहीं है। व्यापार में प्रयुक्त शुद्ध पूंजी अचल संपत्तियों के बराबर होती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अन्य सभी ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। बी, सी सभी सही हैं। डी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 19 हमारा है। प्रश्न नंबर 19 इस तरीके से है, काफ़ी बड़ा से प्रश्न है बच्चों। हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़े हो जाते हैं। आप थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके इनको देख लीजिएगा ज़रूर है। संचालन से रोकड़ बराबर है, संचालक के से रोकड़ बराबर है, संचालक से रोकड़ बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा जहाँ तक है। देखिए, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संचालक से रोकड़ बराबर है। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इस तरीके से है। देखिए, संचालन से लाभ प्लस माइनस चालू संपत्तियों चालू दायित्वों में हुई वृद्धि और कमी का समायोजन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। नंबर 20 इस तरीके से है हमारा प्रश्न नंबर 20। इसके दो ए और बी, सी और डी ऑप्शन इसका यह है। देखिए, ये इसका डी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं इस प्रश्न की अगर चर्चा करूं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी संपत्तियों प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी के। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी के, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुल प्रयुक्त पूंजी जो हमारी होती है बराबर स्थायी संपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, ताकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर बताइएगा लिख करके, ताकि आगे भी क्लासें बनाते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।